आज हम श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू आशुतोष क्लासेस। एक बार फिर आपका आशुतोष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। ये आज रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि श्वसन होता क्या है। ठीक, श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले आपको पाचन का एक टॉपिक पढ़ाया गया था। पाचन तंत्र क्या होता है उसके बारे में आपको बताया गया। आज हम श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो श्वसन में आप क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो मनुष्य में श्वसन क्रिया जो होती है अलग तरीके से, जलीय जीवों में अलग तरीके से होता है। ठीक, यानी सबका क्या है कि ब्रीथिंग सिस्टम जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। हम केवल ह्यूमन की बात करेंगे, मनुष्यों की बात करेंगे किस तरह से श्वसन क्रिया वो करते हैं। तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते समय देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है किस तरह से हमारा मानव का श्वसन तंत्र जो है काम करता है। मानव का श्वसन तंत्र जो है किस तरह से काम करता है। ठीक, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा श्वसन तंत्र है। ठीक, श्वसन तंत्र ये हो गया आपका। तो ये हमारा जो होता है नासाद्वार होता है। यहाँ पर जो होता है ये नासाद्वार होता है, इसको हम नासिका के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से जब हम अपना मुंह बंद रखते हैं, ठीक, मुंह बंद करते हैं तो क्या करते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, नासाद्वार द्वारा हम सांस लेते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका क्या होता है सांस लेने का तरीका। अगर हम नाक को बंद कर लेते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो वो मुख गुहा होता है। और दोनों सिस्टम से जब आप सांस लेते हैं तो कहाँ पर आता है, ग्रसनी पर होकर आता है। ठीक, ये हमारा ग्रसनी होता है यहाँ पर। ठीक, ग्रसनी से होते हुए ये हवा अंदर जाती है। फिर यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कंठ होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंठ होता है। ठीक, कंठ के माध्यम से होते हुए वो श्वास नलिका, फिर नीचे जैसे आते हैं यहाँ पर श्वास नलिकाएं होती हैं। श्वास नलिकाएं होते हुए वो हमारे फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में जैसे ही पहुंचता है तो ये देखिए श्वास नलिका के जस्ट नीचे आपकी एक क्या होती है, उपास्थि होती है। क्या होती है, उपास्थि। यहाँ पर ये देखिए ये उपास्थि वलय होता है जो इस ग्रसनी या कंठ के नीचे तब वलय के रूप में ऐसे किया रहता है। यानी वलय का रूप का मतलब हुआ ऐसे घेरा बना रहता है, चारों तरफ से इसको घेरे रहता है। जैसे ही यहाँ पर श्वास नलिका के माध्यम से हवा आता है, ऑक्सीजन आता है, तो ये जो होती है दो भागों में डिवाइड होती है। यहाँ पर जैसे यहाँ आएंगे तो ये हड्डी जो होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहेंगे, श्वसनी। यानी नीचे वाला पार्ट जब दोनों फेफड़ों में जाकर जुड़ता है, एक इधर वाले में चला जाता है, एक इधर फेफड़े में चला जाता है, तो ये जो दो पार्टों में डिवाइड होता है, इसी डिवाइडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। फिर थोड़ा नीचे आते हैं फेफड़े के नीचे वाले भाग में, तो ये आप देखिए श्वास नलिका होती है और कुपिका कोष होती है। श्वास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दिखा दिया गया है। श्वसन नलिकाएं जो होती है ऐसे एयर जो होता है ऐसे जाता है और यहाँ पर ये इस तरह से गुब्बारे के नुमा बना रहता है जिसे हम कोपिका कहते हैं। इसी कोपिका में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो होता है वो भर जाता है। ऑक्सीजन गैस भर जाता है जिसे हम वायु कोष्ठक के नाम से भी जानते हैं। तो श्वसन नलिकाओं के द्वारा इस कोपिका में एयर जाता है जहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है, और यहाँ जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड था उसको ये ट्रांसफर, जैसे ही ऑक्सीजन गया कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन गैस जो होता है वो बन जाता है। ठीक, सबसे निचले फेफड़े के निचले पार्ट में देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट होता है इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये पसलियों के ये नीचे रहता है। डायफ्राम का काम क्या होता है, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा क्या होता है, फूल जाता है, लंग्स क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर हो जाता है। और पसलियां जो होती हैं इस फेफड़े को पूरी तरह से क्या करती हैं, ढकी रहती हैं। जैसे एक पिंजड़े के नुमा हमारा ये पसलियां होती हैं जो फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई धूम्रपान कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है। जैसे धूम्रपान का मतलब मादक पदार्थों का सेवन करना, सुरती, गुटखा, दारू, इस तरह का चीज आप इस्तेमाल करते हैं तो ये फेफड़ों के लिए दिक्कत परेशानी उत्पन्न कर देता है या कैंसर इससे हो जाता है। जिससे क्या होता है कि इससे दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनकी सामान्य मौत जो होती है इन्हीं के कारण हो जाती है। श्वास नलिका के ऊपर जो होता है, ये श्वसन नलिकाएं जो होती हैं इसके ऊपर ऊपर जो होता है छोटी छोटी बॉलें जैसी ये जो संरचना होती है जिन्हें हम सीलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलियां कहते हैं। क्या कहेंगे, सीलियां कहते हैं। ठीक, ये सीलियां सांस लेते वक्त अंदर ली जाती हैं और फिर वायु से रोगाणु, धूल, अन्य हानिकारक कणों को हटाने में ये मदद करती हैं। और ये धूम्रपान करने से ये क्या होती है, बालों जैसी जो संरचनाएं होती हैं ये नष्ट हो जाती है। लगातार आप सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो ये जो होता है हमारा, ये जो वायु कोष्ठक होता है, जो बॉल जैसी, गेंद जैसी जिसकी संरचना है, ये क्या होता है पूरी तरह से ये नष्ट होने लगता है। और जब नष्ट हो जाएगा तो ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा।
जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बन जाती है। और फुफ्फुस की बात करते हैं अगर, ये जो होता है फेफड़े के अंदर, ये देखो फेफड़े में ये साइड में आपका ये होता है, ये हमारा फुफ्फुस कहलाता है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और अंत में गुब्बारे जैसी रचना में क्या होता है कि ये अलंकृत हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे हम कूपिका के नाम से जानते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, गैसों का आदान प्रदान हो सकते हैं कि ऑक्सीजन लें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालें। इस तरह से कोशिकाओं के भित्त के रुधिर में, रुधिर मतलब यहाँ पर ब्लड, ठीक, रुधिर में वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, यानी ये सब जाल जो फैला हुआ है ये ब्लड का होता है। और हम प्रारंभिक वर्षों में भी देख चुके हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वत्स गुहिका जो होती है वो हमारी बड़ी हो जाती है। सांस आप जब खोलते हैं तो ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, इस तरह से कूपिका रुधिर वाहिका रुधिर कूपिका के वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं में क्या करता है, पहुंचाता है। और समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोशन के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद चलिए अब हम यहाँ कहेंगे श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। तो श्वसन देखिए मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन होना जरूरी है, अनऑक्सी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, यानी ऑक्सीजन जो होगा वो अनुपस्थित होगा। तो ऑक्सीजन क्या होता है, इस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधों और जानवरों, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, इसी तरह ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज यानी चीनी पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, जिससे हम बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक, जैसे C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है जिसे हम चीनी के नाम से भी जानते हैं, और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी भी मिलेगा और अपार मात्रा में ऊर्जा भी निकलेगी। ये ऊर्जा जो स्टोर होती है कोशिकाओं में, इसे हम एटीपी के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से एटीपी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन का मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। इस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। यह कुछ सूक्ष्म जीवों में और तीव्र गतिविधि के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी होता है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है तो अनऑक्सी श्वसन ग्लूकोज को अधूरा तोड़ता है, जिससे ऑक्सीजन की श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी अनऑक्सी में ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से ग्लूकोज रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो सीधे ग्लूकोज जो होता है वो आपका किस में बदल जाएगा, एनर्जी में, और एटीपी के रूप में होता है। लेकिन एनर्जी जो होगा वो ऑक्सी श्वसन से बिल्कुल कम होता है। और इसी अनऑक्सी को फिर लैक्टिक एसिड किण्वन और अल्कोहलिक किण्वन, ये दो टाइप में फिर विभाजित किया जाता है। लैक्टिक एसिड किण्वन क्या होता है, यह मांसपेशियों की कोशिकाओं में जोरदार व्यायाम के दौरान होता है। यानी जब आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो देखते हैं मसल्स जो होते हैं फूलने लगते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में थकान नहीं होती है। ठीक, जैसे C6H12O6 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहलिक वाले में, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। ये हमारा अल्कोहलिक कहलाता है। ये खमीर और कुछ, खमीर का मतलब ईस्ट, ठीक, और जीवाणुओं यानी हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें होता है ग्लूकोज जो होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग मादक पेय और रोटी के उत्पादन में भी किया जाता है। मादक पेय का मतलब पीने वाले पदार्थ, शराब, दारू, ठीक, और रोटी उत्पादन का मतलब पारोटी हो गया, ब्रेड हो गया, जिसे हम टोस्ट भी कहते हैं। इतने चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा था श्वसन का दो टाइप्स, ऑक्सी और अनऑक्सी, दो चीजें आपकी इसमें हो गई। ठीक, इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, यहां पर देखिए मैं आपको कुछ एमसीक्यू करा देता हूं। 20 नंबर का एमसीक्यू आपका आता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसमें आपका देखिए कह रहा है कि किसमें आप ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है, सबको पता है, अभी बताया गया है कि ऑक्सी वाले में होता है,
ठीक। तो ऑक्सी वाले में ये हो जाएगा एरोबैरिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन? श्वसन में कौन सी प्राथमिक एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है? एटीपी, ठीक, एनर्जी के रूप में ही आपका स्टोर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ए मसल सेल? यानी जो हमारी मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं उसमें आपका कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर कह रहा वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस ऑकर विथ इन इक्वारेटिक सेल्स? इक्वारेटिक सेल्स में क्या होता है? तो इक्वारेटिक सेल्स में आपका जो होता है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। हाउ मेनी एटीपी? एटीपी के कितने मॉलिक्यूलर होते हैं? किस वाले में? ऑक्सी वाले में। ऑक्सी वाले में तो ये 30 से 32 आपका होता है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ ए एल्कोहलिक फॉर्मेशन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एंड ऑफ ए प्रोडक्ट? उत्पादन में जब उत्पाद बनता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है अल्कोहलिक का? अल्कोहलिक का पता ही है कि आप इसमें जो होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। विच स्टेज ऑफ द एरोबैरिक यानी ऑक्सी श्वसन में एटीपी जो होता है किसमें प्रोड्यूस करता है? एटीपी जो होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाएगा। व्हाट इज द रिएक्टेंट फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन? सेलुलर श्वसन में आपका इसमें कौन उत्पाद का काम करता है? अभी बताएं कि इसमें ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। विच ऑर्गेनाइज प्राइमरी परफॉर्म्स अनाक्सी? अनाक्सी श्वसन अभिक्रिया में कौन से ऑर्गेनाइज होते हैं? ये भी आपको अभी बताएं। ईस्ट होता है, खमीर जिसको बोलते हैं। द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक, ये जो इक्वेशन बनाया गया है इसमें आपको बताना है कि एनर्जी के रूप में कौन होता है? तो ये एटीपी होता है, ठीक, ये भी अभी बताया गया है। बाकी ये 4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करेंगे, ठीक। आगे के वीडियो में बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बायोलॉजी इस समय टॉपिक चल रहा है, 9, 10 दोनों क्लास का चल रहा है। धन्यवाद। वेलकम बैक टू आशुतोष क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा कि हमारा मानव हृदय जो होता है ये किस तरह से काम करता है, ठीक। एक पंप की तरह, या हमारा पंप के नाम से भी इसे जानते हैं, हृदय। हृदय क्या होता है आपका? ये आपका हार्ट है, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये मैंने हार्ट एक हृदय, क्या है ये? हृदय, मानव हृदय, ठीक। मानव हृदय का ये आपका फिगर बना दिया गया है। इसमें क्या होता है कि हृदय हमारा जो होता है, हार्ट जो होता है एक पेशीय अंग होता है। क्या होता है? एक पेशीय अंग। हार्ट एक पेशीय अंग होता है, ठीक, यानी मसल्स पार्ट होता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसे अगर हम अपने हाथ की मुट्ठी को ऐसे बांध देते हैं, यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय एक पेशीय अंग होता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर का मतलब किससे है? ब्लड से। अगर हम रुधिर बोलते हैं, रुधिर का मतलब क्या होता है? साइंस की भाषा में इसे हम ब्लड के नाम से जानेंगे, ठीक। इसी को हम रुधिर कहेंगे, ठीक है, ठीक। यानी रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। रुधिर यानी ब्लड यानी खून जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। और ऑक्सीजन प्रचुर, जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय के कई कोष्ठों में इसे बांटा गया है, ठीक। यानी कह रहा है कि जो हमारा ये ब्लड होता है, ये जो हमारा ब्लड है, इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, जिस ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, उसे रोकने के लिए हृदय के कई कोष्ठक होते हैं। कई कोष्ठक का मतलब ये देखिए, एक पार्ट यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये, 4 पार्टों में ऐसे चैम्बर्स में ये डिवाइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है? इस हार्ट में फुफ्फुस होता है, ठीक। यहाँ पर, यहाँ जो होता है क्या होता है? फुफ्फुस होता है। फुफ्फुस का क्या काम होता है? ये जो हमारे ब्लड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले,
इसे छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है और फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आपका ब्लड होता है इसे फुफ्फुस में जाना पड़ता है, फुफ्फुस से फिर जो ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है उसे वापस इसे लाना पड़ता है। इस तरह से ये पंप की तरह काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है जो हमारा ऑक्सीजन है ये O2 यानी ऑक्सीजन जो है ये प्रचुर रुधिर का मतलब ये हुआ कि जो प्रचुर मात्रा में आपका जो ब्लड है वो शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। इसकी संरचना या फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारा ऑक्सीजन वो प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है और इधर वाला हमारा राइट साइड है। इधर भी देखिए ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, इधर भी लेफ्ट साइड है और इधर वाला आपका राइट साइड है। तो फुफ्फुस में जिसे जब जाना होता है तो शेष हिस्सों में से क्या करता है, पंप करता है। और ऑक्सीजन जो होगा हमारा वो कह रहा है कि फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर के स्थित कोष्ठक यानी बाईं स्थित जो होता है ये अलिंद होता है। क्या होता है, अलिंद। और दाएं साइड में ये आपका क्या होता है, एलिंद होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम होता है और इधर से आपका जो होता है ये राइट एट्रियम होता है। यानी जो भी हमारा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है ब्लड में वो फुफ्फुस क्या करता है, एक को लेफ्ट साइड में और एक को राइट साइड में अलिंद में या एट्रियम में लाता है। उसके बाद इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद जो होता है यानी जो लेफ्ट वाला एट्रियम होता है, यानी ये ब्लड जो होता है जब इस ब्लड को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है तो बायां अलिंद शिथिल रहता है। यानी ये लेफ्ट वाला जो होता है जब हम ब्लड को इकट्ठा करते हैं हार्ट के माध्यम से, जब इकट्ठा किया जाता है तो लेफ्ट वाला एट्रियम जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट वाला एट्रियम शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय रहता है, सुस्त रहता है। ठीक, उसके बाद जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है, यानी जब ये बायां वाला निलय, अब क्या आ गया, निलय पे आ जाइए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बायां वाला निलय जो होता है ये जब आपका क्या होता है, फैलता है, यानी जब ये स्ट्रेच करता है, फैलता है, तो यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। जिससे क्या संकुचित जब होता है तो ब्लड इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। और अपनी बारी पर जब बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है संकुचित होता है, तब रुधिर जो होता है शरीर में क्या होता है, पंपित होता है। यानी ब्लड जो होता है वो क्या होता है, पंप किया जाता है, इसमें पंपित होता रहता है। और रुधिर शरीर में पंपित जब हो जाता है तो ऊपर वाला दायां कोष्ठ, ऊपर वाला जो दायां कोष्ठ होता है यानी राइट एट्रियम होता है, ये क्या करता है, दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। यानी जब ये दायां अलिंद फैलने का काम करता है तो इसमें ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो इसमें पहुंच जाता है। उसके बाद रुधिर जो होता है दायां अलिंद संकुचित होता है तो निचले वाला संगत जो कोष्ठ होगा वो दायां निलय फैल जाता है। उसके बाद यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। जैसे स्थानांतरित करेगा इसकी पेशीय जो भित्ति होती है, पेशीय जो भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। यानी ये पेशी भित्तियां जो होती हैं वो क्या होती है, मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में, निलय जो होता है ये निलय को पूरे शरीर में जो होता है रुधिर भेजना होता है। तो जब आलिंद जो है या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में ब्लड का प्रवाह को रोकना सुनिश्चित कर लेता है। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ आपका ब्लड। चलिए अब इसके कुछ डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है। मानव हृदय जो है ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। और मानव हृदय क्या है, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह एक मांसपेशी अंग होता है और जो रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है, पंप करता है। और यह छाती के बीच में थोड़ी बाईं ओर स्थित होता है, छाती के बीच में थोड़ी बाईं ओर स्थित होता है। ठीक, इसके मुख्य भाग जो होते हैं, मुख्य भाग में आपका जो है आलिंद आता है, निलंद आता है
वाल्व आता है। आलिंद भी आपका दो भागों में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, यानी एक बायां अलिंद और एक दायां अलिंद। निलय भी दो भागों में डिवाइड होता है, एक बायां होता है, एक दायां होता है। उसके बाद वाल्व होता है। आलिंद का क्या काम होता है? आलिंद ये ऊपरी हृदय के ऊपरी कक्ष होते हैं, यानी जो हमारा हार्ट होता है ये 4 चैम्बर में ऐसे डिवाइड होता है। तो ऊपर वाला 2 चैम्बर जो होता है वो दायां और बायां अलिंद होता है, जैसे यहाँ पर ये दायां और बायां अलिंद हो गया। और नीचे का जो 2 हिस्सा होता है, 2 चैम्बर होता है, ये दायां निलय होता है, ये बायां आपका निलय होता है। ठीक, निलय का क्या काम है? ये हृदय के निचले कक्ष होते हैं या निचले चैम्बर होते हैं, ये नीचे वाले, जिसमें रक्त को क्या करते हैं? पंप करते हैं। वाल्व क्या काम करता है? जो हमारा वाल्व होता है हार्ट का, ये रक्त को सही दिशा में बहने में मदद करता है, सही दिशा में बहने में मदद करता है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ठीक, ये हमारा हार्ट हो गया। अब हार्ट के बारे में जानकारी मिल गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलते हैं। ये देखिए, फुफ्फुस में ऑक्सीजन जो होता है ये किस तरह से काम करता है। फुफ्फुस में जो है ये ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है। ये हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण किया गया है। ठीक, ये फिगर बनाया गया। ये ऊपर देखिए फुफ्फुस कोशिकाएं होती हैं, ये फुफ्फुस के लिए फुफ्फुस धमनियां होती हैं, और ये फुफ्फुस से फुफ्फुसी सिरा होता है। और ये जो दिखाया गया है आपको, ये शरीर के महाशिरा होते हैं, और ये रेड वाला जो दिखाया गया है ये महाधमनी होती है। ठीक, और फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में ये छोटे छोटी कोशिकाएं होती हैं। किस तरह से ये काम करता है? फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। कैसे? हृदय का जो दायां और बायां बंटवारा हुआ है, हृदय जो है हमारा हार्ट का, इस तरह से ये दायां, ठीक, और ये बायां का जिस तरह से हमारा बंटवारा हुआ है, जैसे ये दायां निलय, दायां अलिंद, बायां निलय, बायां अलिंद, ये 4 चैम्बर में जैसे ये बंटवारा हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। यानी जो ऑक्सीजन युक्त होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होते हैं, उन दोनों को मिलाने में या रोकने में क्या करता है? फायदा होता है, लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। ये बंटवारा इसीलिए किया गया है ताकि आपको उच्च या हाई दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जो है हार्ट को मिल सके। पक्षी और स्तनधारी सरीखों जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती हैं, ठीक, इन्हें हाई एनर्जी का आवश्यकता होता है, यह बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए, ये जो बर्ड्स होते हैं इन्हें अपने टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? ये निरंतर ऊर्जा की इन्हें आवश्यकता पड़ती है। और उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, वो शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं, यानी जो सरीसृप होते हैं या जलीय जंतु होते हैं या जलचर होते हैं, उनमें 4 की जगह कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि मछली की हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक, यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, और जहाँ ऑक्सीजन युक्त होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर या ब्लड हृदय में भेजा जाता है। और दूसरी ओर क्या होता है? अन्य कशेरुकियों में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का बीपी हाई या लो होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर या रक्त दाब के नाम से जानते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसी को हम रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, और धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रंकुचन के दौरान प्रंकुचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। संकुचन दाब लगभग 120 mm पारा के लगभग माना जाता है और 80 mm तक माना जाता है।
जैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो 80/120 लिखा जाता है, ठीक, यानी अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 mm होना चाहिए। ये हमारी धमनियां होती हैं, रेड कलर दिखाई, ये धमनियां होती हैं। तो धमनियों पे जो पट्टा होता है ब्लड प्रेशर वाला, उसी को क्या करता है, ऐसे बांधा जाता है। उनके पास एक मीटर होता है जो रक्त ब्लड प्रेशर को मापता है। ये रबर कफ वायु से फूल जाता है, जैसे इसको पंच ऐसे करते थे तो क्या होता है, ये फूलने लगता है, जो यहाँ बांधा जाता है ये फूलने लगता है। उसके बाद इसको ढीला कर दिया जाता है, इसका एयर निकलने लगता है। निकलने के बाद ये दो जगह स्टॉपेज होता है, यानी दो जगह कहीं ना कहीं ये रुकेगा। मैक्सिमम में 120 होता है, मिनिमम में 80 होता है। तो दो जगह जब ये रुकता है तो इसमें टुक टुक की आवाज आती है। कान में जब आला लगा के ऐसे चेक करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आला लगाया गया है, इसको जब कान में लगाते हैं तो दो जगह ये स्टॉपेज करता है, एक जगह बंद होता है, एक धमनी जब बंद हो जाती है। इससे पता चलता है कि मिनिमम कितना हुआ और मैक्सिमम। कफ में दाब 80 से नीचे है, ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ठीक, यानी अधिकतम पे जाएगा तो आपको क्या करता है, कफ में दाब 120 से नीचे है, स्टोथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है, यानी ये जो हमारा होता है इसी से सुना जाता है। इस तरह से ये हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक। तो ये चीजें थी आपकी हार्ट के बारे में। आज इतना आपको जानकारी मिल गया। It is located in the middle mediastinum, which is a fancy name for a space between your two lungs and covered in a strong, fibrous, double-layered sac known as the pericardium. Let's take a look at the general anatomy of the heart. It has 5 surfaces, and to understand how they are oriented, you need to think of the heart as being positioned like an overturned pyramid. This will help you remember that the base of the heart is actually its posterior surface. The diaphragmatic surface is the inferior surface, which, as the name suggests, faces the respiratory diaphragm underneath the heart. ये हार्ट है, इस तरह से हमारा हार्ट जो होता है ये पंप करता है, ठीक। इसमें देखिए ये हमारा पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम जो होता है ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है और ये हार्ट एनाटॉमी में है, ठीक। ये आपके जो ऊपर होते हैं ये फुफ्फुस कहलाते हैं, ठीक। ये 4 पार्ट में चैम्बर आपका बना रहता है। 4 पार्ट में जो चैम्बर होता है ये हमारा बायां आलिंद होता है, ये दायां आलिंद होता है, ये बायां निलय होता है, आलिंद बायां, और ये दायां आलिंद, और नीचे साइड में जो होता है आपका निलय होता है। 4 चैम्बर इसके होते हैं। 4 चैम्बर में ये डिवाइड होता है। सबसे ऊपर जो होता है आपका ये फुफ्फुस होता है, ये आपकी महाशिराएं होती हैं, ठीक, और इधर से ऐसे ये जो जाता है ये धमनियां होती हैं। तो दोनों का काम जो है इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से आपका हार्ट जो है, ये धमनियां देखिए पूरी नसें जो होती हैं दिखाई देती हैं। राइट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन का मतलब ये हुआ कि दायां आलिंद हो गया, ठीक। इंफीरियर होता है, ये लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन का मतलब ये हुआ कि आपका ये बायां हो गया। ये आपका लेफ्ट एडिशन होता है, ये इंफीरियर मार्जिन होता है। इंफीरियर मार्जिन का मतलब ये जो साइड वाला दिखा है ये आपका एपेक्स होता है, छोटे से साइड में। ये जो हमारा दिखाया गया है इसे सुपीरियर मार्जिन कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम कहलाता है, जिसे हम बायां अलिंद के नाम से, और ये वाला जो होता है दायां अलिंद के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये डिवाइजेबल होता है, ठीक, यानी विभाजित होता है। ये देख सकते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रियम, यानी दायां आलिंद और दायां निलय, किस तरह से ये करता है पंप। और ये लेफ्ट वाला आलिंद और लेफ्ट वाला निलय दिखाया गया है। तो किस तरह से ये काम करेगा, इंटीरियर सेप्टम, इंटीरियर सेप्टम, इंटीरियर सेप्टम ये जो हमारा होता है निचले हिस्से में होता है आपका। देखिए किस तरह से ये हार्ट एंटोनिम होता है इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे। दूसरा होता है आपका हार्ट वाल्व होता है। वाल्व का काम होता है शुद्ध खून जो है पहुंचाना, सही दिशा देना उसको, ठीक, इस तरह से ये काम करता है। हार्ट वाल्व होता है, यहाँ से ये सही डायरेक्शन में ब्लड को भेजा जाता है। और ये आपका लीफ फ्लैट और हार्ट वाल्व होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कुलर वाल्व, सेमी सर्कुलर वाल्व होता है। ये वाल्व हमारे जो होते हैं इसमें पर देख सकते हैं दोनों वाल्व जो दिखाया जाएगा। राइट लेफ्ट वाल्व आपके जो होते हैं अलिंद की तरह। राइट एट्रियम होता है आपका, दाहिना आलिंद होता है, और ये आपका दायां निलंद होता है। और ये हमारे लेफ्ट वाले पार्ट होते हैं जिसको हार्ट को अलग अलग दिखाया गया है। लेफ्ट यानी बायां आलिंद बायां निलय होता है, एक सुरक्षा कवच की तरह ये काम करता है हमारे शरीर में, ठीक। ये लेफ्ट वाला आपका एट्रियम हो जाता है।
डायालिन, So the blood flow through the heart is quite logical. It happens in tandem with the heart cycle, which consists of the periodical contraction and relaxation of the muscular walls of the atrial and ventricular myocardium. Two important terms which you should know in relation to this are systole, which is the period of contraction of the ventricular walls and opening of the semilunar valves, while the period of ventricular relaxation and the opening of the atrioventricular valves is called diastole. Note that whenever the atria contract, the ventricles are relaxed, and vice versa. The right atrium receives deoxygenated blood from the superior and inferior vena cava, as well as the coronary sinus, which we will look at in a moment. When the right atrium contracts, it pushes blood through the right atrioventricular valve into the right ventricle. The right ventricle then contracts, passing the blood into the pulmonary trunk via the pulmonary valve to reach the lungs. In the lungs, the blood gets oxygenated and makes its way back to the heart, entering the left atrium through the pulmonary veins. The left atrium contracts and pushes the blood into the left ventricle through the left atrioventricular valve. The left ventricle pushes oxygenated blood through the aortic semilunar valve into the aorta, through which blood is distributed throughout the body. Now, I promised I would keep this brief, so let's quickly look at it. The heart has its own network of arteries and veins which make up what's called the coronary circulation. The coronary arteries arise from the aortic sinuses of the beginning of the ascending aorta and then circle the heart, giving off several branches. In this way, oxygenated blood reaches every part of the heart. Interesting fact, narrowing of the inner walls of the coronary arteries can lead to ischemia or reduced blood supply to cardiac muscle. This is the most common cause of what we refer to as a heart attack. Venous blood from the heart is collected into the cardiac veins. All of the cardiac veins drain to the posterior aspect of the heart to what's known as the coronary sinus, a large vessel that delivers deoxygenated blood from the heart muscle to the right atrium. Now you know Ken Hubbard's got you covered with lots of resources about all the specific branches of the major coronary arteries and veins, and they're ready and waiting for whenever you need them. We also like to expand your anatomy knowledge with some real-life clinical cases, like this one, which describes a rare yet extremely dangerous anatomical variation of the left coronary artery. And with that, we've covered some of the major topics in relation to the anatomy of the heart. Let's see how we do that dreaded quiz now. The narrowing of the inner walls of which type of exemplar structure is the most frequent cause of heart attack? We spoke about this earlier, right? Since coronary arteries deliver oxygen and nutrients to cardiac muscle. It must be the blockage of one of them which can cause this to happen. As the tricuspid valve opens, which structure is filled with deoxygenated blood? Remember I mentioned before in this video that the tricuspid valve is found between the right atrium and the right ventricle. And since blood flows from the atria to the ventricles, the answer must be the right ventricle. To learn more about the valves of the heart, check out our video that goes into all the details that you need to know about the heart valves. Which heart valves are opening during ventricular diastole? This was a tricky one, but while speaking about blood flow of the heart, we said diastole was when the ventricles relaxed and filled up with blood from the atria. That means the correct answers here should be the right and left atrioventricular valves. Yes! You can find more information about the blood flow on our article about the heart, where we have an easy to follow list of all the places the blood will go as it